पिछले लेक्चर तक धातु निष्कर्षण पूरा हो गया था। लास्ट में हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा, और उसमें अधातुओं का जो है निष्कर्षण वो प्राप्त किया था। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में या सोडियम क्लोराइड की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके सोडियम भी प्राप्त किया था, या क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त करी थी। तो अधातुएं भी प्राप्त होती है और क्षार धातु भी प्राप्त होती है। साथ में सोना चांदी का जो है ऑक्सीकरण के द्वारा निष्कर्षण है, उसमें भी आ गया था। आज शुरू कर रहे हैं धातु का शोधन। जो अब तक जो पढ़े हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे लोहा हो, तांबा हो, जस्ता हो, सोना चांदी, जो भी धातु अब तक प्राप्त करी है, उस वीडियो में लगभग 96 to 97% तक शुद्धता है। 2%, 3%, 4% तक उसके अंदर अशुद्धि है। अब उस अशुद्धि को भी दूर करना है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा धातु का शोधन। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, धातु का शोधन। कैसे करेंगे? तो धातुएं अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, उनके साथ अशुद्धि, उनकी प्रकृति अलग अलग है, तो विधि भी हमें अलग अलग अपनानी पड़ेगी। मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी? तो दो ही बातें होंगी कि धातु कौन सा है, अशुद्धि क्या है, बस। फिर उनके गुणों में अंतर क्या है, इस बात पर निर्भरता रहेगी। तो शोधन का जो आधार रहेगा वो तो ये विधि है, ये किस पर निर्भर करेगी? धातु और अशुद्धि के गुणों में अंतर पर निर्भर करेगी। उनमें अंतर क्या क्या है, विधियां कौन कौन सी हैं? अपने कोर्स में 5-6 विधियां हैं, देखते हैं कौन कौन सी नाम लिखता हूं मैं। पहली है आसवन, दूसरी है द्रव गलन या द्रव परागलन भी कहते हैं, तीसरी विद्युत अपघटन है, चौथी मंडल परिष्करण है, पांचवी वाष्प परावस्था में लाने के लिए तो वाष्प परावस्था परिष्करण कहते हैं, और छठी क्रोमेटोग्राफी। ये 6 विधियां हैं। इन 6 विधियों पर बारी बारी से आएंगे। बिल्कुल आसान सी विधियां हैं, बहुत ही छोटी छोटी विधियां हैं पढ़ने के लिए तो, लेकिन जब शोधन करते हैं तो खैर उसमें तो टाइम लगता ही है। तो सबसे पहले आसवन। डिस्टिलेशन, किसको कहेंगे? डिस्टिलेशन उसका होता है ज़्यादातर द्रव पदार्थ का, या अगर ठोस भी है तो आसानी से द्रवित अवस्था में आ जाए, और फिर उसको गर्म करके वाष्प अवस्था में ले आए, और फिर उस वाष्प को वापस ठंडा करके द्रव या ठोस में ले आए, वो विधि आसवन कहलाती है। तो ये किसके लिए लागू होगी? ऐसी धातुएं जिनका क्वथनांक कम हो, कम क्वथनांक हो, जो आसानी से वाष्प अवस्था में आ सके, उनका शोधन इस विधि से करते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। इनका शोधन इस विधि से करेंगे। कौन कौन सी है कम क्वथनांक वाली? कम क्वथनांक वाली तो जो साधारणता पर द्रव अवस्था में है तो पारा है, मरकरी, और एक जिंक भी होता है। जिंक साधारण में तो ठोस अवस्था में मिलता है, लेकिन उसका गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होते हैं, आसानी से वाष्पित अवस्था में भी आ जाते हैं। तो जिंक और पारा या मरकरी का शोधन इस विधि से करते हैं। तो
ये करते हैं इस विधि से। क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो आसवन विधि होती है, थोड़ा सा मैं चित्र बना देता हूँ जल्दी से, सफाई से तो नहीं बनेगा, वो आपकी बुक में भी नहीं दिया हुआ, शायद पिछली क्लास की जो आपकी थी 11th की, उसमें आसवन डिस्टिलेशन के जो हैं वही विधि यहाँ पर काम में लेंगे कि एक पात्र के अंदर ये द्रव या ठोस ले लेंगे जिसका हमें शोधन करना है। इसके अंदर थर्मामीटर लगा होता है, एक निकास नली लगी होती है, इस निकास नली का दूसरा सिरा आगे बीकर में होता है और इसके चारों तरफ कंडेंसर होता है, संघनित्र, जिसमें नीचे से पानी चलता है, बाहर निकलता है। इस पूरे को स्टैंड में कस के रखा जाता है। इसको तिपाई पर रखते हैं और गर्म किया जाता है। ये होता है। यहाँ पर अशुद्ध जो धातु है उसको ले लिया, जिंक को या पारे को इसके अंदर ले लिया। जिंक है तो उसके साथ अशुद्धि, पारा है तो उसके साथ अशुद्धि। इसको गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो धातु की वाष्प बनेगी, अशुद्धि की वाष्प नहीं बननी। ये इस विधि में कम क्वथनांक वाली धातु है। तो यहाँ पर जो अशुद्धियाँ होंगी वो उनका क्वथनांक ज़्यादा है, तो यहाँ पर पहले धातु है वो वाष्प अवस्था में आ जाएगी, और जब धातु वाष्प अवस्था में आएगी, ये थर्मामीटर है, तो जब इसकी वाष्प अवस्था आएगी तो ये वाष्प अवस्था यहाँ से होकर निकलती हुई बाहर निकास नली में आ जाएगी। यहाँ तक वाष्प अवस्था है, इस नली के चारों तरफ पानी प्रवाहित हो रहा है, तापमान कुछ कम हो गया, ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये या तो द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको अलग कर लेते हैं, अशुद्धियाँ यहीं पर रह जाती हैं। तो ये विधि होती है इसको शोधन की। तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो अशुद्ध धातु है उसको वाष्पीकृत किया जाता है और फिर इसका आसुत बनाया जाता है और फिर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो ये विधि तो थी आसवन की। अब दूसरी देखते हैं, द्रव प्रागलन या द्रव गलन। द्रव गलन भी कहते हैं इसको। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें उन धातुओं का शोधन किया जाता है जिनका गलनांक कम है। ये तो थी कम क्वथनांक की, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उनके लिए तो थी आसवन डिस्टिलेशन, और जिनका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कम है उनके लिए है ये द्रव गलन। लिक्वेशन प्रोसेस, इसमें क्या करना पड़ेगा, किसका होता है, उनका शोधन इस विधि से करेंगे। करना क्या पड़ेगा, एक ढालू तल लिया जाता है इस प्रकार से, यह कोई ढालू तल हो गया। यहाँ पर इसको नीचे से गर्म किया जाता है। यहाँ पर अशुद्ध धातु रख दी, अशुद्ध धातु रख दी और यहाँ से इसको गर्म किया जाता है, और गर्म करेंगे तो ताप उत्पन्न होगा। गलनांक इसका कम है और कम गलनांक होने के कारण ये आसानी से द्रवित अवस्था में आ जाएगी। कौन, धातु, अशुद्धियाँ नहीं आएंगी। यहाँ पर धातुओं का गलनांक कम होता है, तो यहाँ पर केवल धातु है वो द्रवित अवस्था में आएगी, और द्रवित अवस्था में आकर धातु बहने लगेगी, धातु आगे निकल जाएगी, तो यहाँ पर ये द्रवित धातु आ जाएगी इकट्ठी, और यहाँ अशुद्धि रह जाएगी। तो अशुद्धियाँ तो ढालू तल पर रह जाएंगी और द्रवित धातु है वो आगे निकल जाएगी, इसको आगे इकट्ठी कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सी विधि है। तो क्या करना पड़ता है, अशुद्ध धातु को इस विधि से किसका करते हैं,
शोधन, जिनका गलनांक कम है, और यहाँ पर टिन का शोधन किया जाता है। ये हो गया। अब तीसरी बारी है वैद्युत अपघटन की। और वैद्युत अपघटन का तांबे वाले में वीडियो में बताया भी था, यहाँ पर दोबारा उसका जिक्र कर देते हैं। बहुत ही आसान विधि होती है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, ये एक पात्र होगा, विद्युत अपघटन करवाना है तो विद्युत अपघटन सेल की जरूरत पड़ेगी, और विद्युत अपघटन सेल है तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड, एक पात्र, विद्युत अपघटन, ये तो आवश्यक है। तो ये पात्र हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गए, और ये विद्युत अपघटन हो गया। ये विद्युत अपघटन हो गया। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ये प्लस का हो गया तो ये एनोड काम करेगा, ये माइनस हो गया तो ये कैथोड होगा। एक ध्यान रखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि इसमें जो एनोड है वो अशुद्ध धातु का लिया जाता है और मोटा लिया जाता है। क्यों? कि उसको तो शुद्ध करना है, वो कटता रहेगा, इसलिए इसको मोटा लिया जाता है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको मोटा बना रहा हूँ, ये, और ये बिल्कुल पतला लिया जाता है। क्या होगा, क्या क्या लिया गया है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर एनोड लिया जाता है अशुद्ध धातु का, कैथोड लिया जाता है शुद्ध धातु का। विद्युत अपघटन क्या लेते हैं, विद्युत अपघटन क्या लेंगे, विद्युत अपघटन धातु के ही लवण का कोई विलयन लेंगे। ये होगा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका अपघटन होना शुरू हो जाएगा विद्युत अपघटन का, और ये भी आयनित अवस्था में आ जाएगा। और अब उसके जो आयन है वो अपने अपने जो आवेश है उसके विपरीत का जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ये मान रहा हूँ धातु के रूप में M है, कोई M धातु है। तो M धातु है तो एनोड पर क्या विक्रिया होगी और कैथोड पर क्या होगी, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और ये त्याग कर दिए, N इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसके ऊपर N आवेश आ जाएगा, एनोड ने त्याग कर दिए। क्या मतलब हो गया कि एनोड पर जो धातु है वो आयनित अवस्था में आकर विलीन में आ गई। एनोड ये है मोटा, इसमें से धातु कटती रहेगी और विलीन में आती रहेगी आयन के रूप में। इसका मतलब है ये तो ठोस है और ये विलीन में आ गया, आवेश का मतलब ये हो गया। अब आगे कैथोड पर क्या होगा, कैथोड होता है ऋणाग्र, तो ऋणाग्र पर ये जो धनावेश है ये जाएगा, धातु आयन जाएंगे, और जितनी इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने ही लेकर धातु बना देंगे और उस पर जमा हो जाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से तो धातु आयन है वो M+N के रूप में विलीन में आते जाएंगे और ये फिर इसके ऊपर जमा होते जाएंगे, तो ये इस तरीके से मोटा होता जाएगा। इस तरीके से कैथोड है वो मोटा होता जाएगा और शुद्ध धातु का होता जाएगा। तो एनोड में से जितनी भी धातु है वो सारी कट कर इधर चली गई। इसके साथ अशुद्धियाँ तो हैं, वो अशुद्धियाँ नीचे आ जाती हैं। इनको एनोड पंख कहते हैं या एनोड मड भी कहते हैं इसको। सॉरी, हिंदी का पंख है, इंग्लिश का मड है, कीचड़। एनोड पंख या एनोड मड है। यह इसमें भी कीमती धातुएं हैं। यहाँ पर कौन कौन सी धातु होती है वो निर्भर करता है ये धातु कौन सी है, अशुद्ध धातु कौन सी है, उसके अंदर जो अशुद्धियाँ वो नीचे आएंगी। एक उदाहरण भी लेंगे हम। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो धातु का शोधन किया जाता है। तांबा और जिंक दो धातुएं, तो तांबे और जिंक का शोधन करते हैं। अगर यहाँ पर हमें तांबा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, अशुद्ध धातु शुद्ध धातु में। तो अगर तांबा लेते हैं तो जो एनोड होगा वो तो अशुद्ध तांबे का लेना पड़ेगा। कैथोड है वो शुद्ध तांबे का पतला सा तार लेंगे। एनोड है ये अशुद्ध तांबा, फफोलेदार तांबा। यहाँ पर मैं इसको फफोलेदार भी लिख रहा हूँ। ब्लिस्टर कॉपर, उसके साथ अशुद्धियाँ होती है। धातु निष्कर्षण में जब प्राप्त करते हैं, परख लेने के बाद बेसेमर परिवर्तक से जो प्राप्त करते हैं तो फफोलेदार तांबा प्राप्त होता है, उसके साथ अशुद्धि होती है। तो उसका तो बना लेंगे एनोड मोटा, कैथोड बनाएंगे शुद्ध तांबे का बिल्कुल पतला सा। विलयन लेंगे विद्युत अपघट्य, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेंगे। अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया ये होगी कि जो कॉपर सल्फेट है ये आयनित अवस्था में आएगा, सल्फेट आयन बनाएगा। तो विलयन के अंदर यहाँ पर कॉपर आयन आ गए। अब ये उदाहरण मैं कॉपर इसके लिए ले रहा हूँ। अब ये उदाहरण एम के रूप में न लेकर तांबे के लिए ले रहे हैं। तो विलयन में कॉपर आयन है और वो कॉपर आयन प्लस आवेशित है, तो ये ऋणावेश की तरफ जाएंगे। तो विलयन से कॉपर आयन इधर जाने शुरू हो गए, तो विलयन में कॉपर आयन की कमी आ गई। तो इसकी पूर्ति करने के लिए अब यहाँ पर ऑक्सीकरण शुरू हो जाता है और इसमें से कॉपर आयन विलयन में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे करके कॉपर आयन इसमें से विलयन में आते जाएंगे और विलयन का जो कॉपर आयन है वो कैथोड पर एकत्रित होता जाएगा। तो एनोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा, गलता जाएगा, खत्म हो जाएगा और कैथोड धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। वो शुद्ध धातु का है। अशुद्धियाँ यहाँ पर नीचे एनोड पंख या एनोड मड के रूप में इकट्ठी हो गई। ये भी कीमती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी अशुद्धियाँ धातुएँ हो सकती हैं, यहाँ पर अशुद्धियाँ हो सकती है एनोड पंख के अंदर है सोना, चांदी, प्लेटिनम, एंटीमनी, सेलेनियम और टेल्यूरियम की अशुद्धियाँ भी होती है और ये भी सारी कीमती हैं। तो इनको भी, इनसे भी धातु प्राप्त की जाती है, इनको फेंका नहीं जाता। तो ये तीसरी होगी वैद्युत अपघटन। अभिक्रिया इसकी क्या होगी, कैथोड पर ये कॉपर आयन है ये कैथोड पर जाएगा, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाएगा और एनोड पर क्या होगा, कॉपर है वो कटकर कॉपर आयन के रूप में और 2 इलेक्ट्रॉन, ये ठोस है और ये विलयन में आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया इसके अंदर होती जाएगी। अब आगे चलते हैं मंडल परिष्करण। मंडल परिष्करण ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो अशुद्धियाँ होती है धातु के अंदर
धातु के अंदर जो अशुद्धि है वो जब धातु द्रवित अवस्था में हो तो उसमें ज़्यादा घुलती है, और जब धातु ठोस अवस्था में हो तो उसमें कम घुलती है। इस सिद्धांत पर इसका शोधन करते हैं। तो क्या होगा, ये सिद्धांत होता है कि जो अशुद्धियाँ हैं वो धातु की ठोस अवस्था में कम घुलती है, और जब धातु द्रव अवस्था में हो तो उसमें ज़्यादा घुलती है। इस विधि से किस किस का शोधन करते हैं, ज़्यादातर 13वां और 14वें वर्ग के तत्व है, जैसे गैलियम है, सिलिकन है, बोरोन है, जर्मेनियम है, इंडियम है। गैलियम, सिलिकन, बोरोन, जर्मेनियम, इंडियम का शोधन। इसमें एक मोबाइल हीटर होता है जो हीट ताप देने का काम करता है और लगातार चलता रहता है, एक दिशा में ऐसे चल गया, फिर वापस चल गया, फिर वापस चल गया, तो मोबाइल हीटर होता है। और अशुद्ध धातु की छड़ है, जैसे मान लिया ये एक छड़ है, ये अशुद्ध धातु की छड़ है, तो ठोस अवस्था में है, इसके साथ अशुद्धियाँ भी है, धातु भी है। ये एक हीटर है और ये मोबाइल है, तो यहाँ पर इस धातु को तो फिक्स कर दिया। अब ये चलता हुआ यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इस सिद्ध में ताप अधिक होने के कारण यहाँ पर जो द्रव है, धातु है, वो द्रव अवस्था में आ गई, पिघल गई, और धातु द्रव अवस्था में साथ में अशुद्धियाँ भी इसके साथ है। अब ये थोड़ा सा आगे और खिसक गया, अब आगे खिसक गया तो ये आगे वाला भाग द्रवित अवस्था में आ गया, और जो पीछे जो द्रवित था उसमें जो अशुद्धियाँ थी वो किस में विलय है, द्रव में ज़्यादा विलय है, तो अब द्रव भी उसके साथ संपर्क में है, तो अशुद्धियाँ आगे खिसक कर इस द्रव में आ गई। अब थोड़ा सा आगे और खिसक गया, अब वो अशुद्ध आगे वाला भाग द्रवित हो गया, अशुद्धियाँ आ गई। अब पीछे वाला जो भाग है वो जमना शुरू हो गया ठोस अवस्था में। तो यहाँ पर जब ठोस अवस्था आ गई तो अब इसमें अशुद्धियाँ नहीं रही। क्यों? क्योंकि अशुद्धियाँ तो द्रव अवस्था में रहती हैं, तो वो तो द्रव अवस्था जैसे जैसे आएगी उसके साथ चलती रहेगी, और पीछे जो ठोस अवस्था आ गई वो शुद्ध अवस्था आती जाएगी। अब ये आगे और बढ़ गया, अब यहाँ पर और द्रवित अवस्था आ गई, अब वो आगे खिसक गई। तो इस तरीके से ये जो हीटर है वो चलता चलता इस पूरे लोहे की छड़ को इस तरीके से पार कर जाएगा। अब पार करने के बाद इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराते हैं, जैसे फिर दोबारा शुरू कर दिया, फिर दोबारा शुरू कर दिया, ये एक बार फिर शुद्ध कर दिया। इस प्रकार से बार बार इसको आगे भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो अशुद्धियाँ हैं वो सारी आगे चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी। अब आगे उन अशुद्धियों के जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो सारी अशुद्धियाँ यहाँ पर लास्ट में इकट्ठी हो जाएंगी। इसको यहाँ से काट कर अलग कर देते हैं, और ये बाकी जो छड़ है वो शुद्ध धातु की प्राप्त होगी। तो ये विधि होती है मंडल परिष्करण की। तो इसमें क्या करना पड़ता है, अशुद्ध धातु की छड़ पर चलाते हैं इस तरीके से, तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। इसमें इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि इसके अंदर तो धातु की छड़ है, फिक्स है, ये धातु की छड़ है, इसके ऊपर ये मोबाइल हीटर है, ये हीटर के पहिए है, ये हीटर के पहिए ये इधर चलते हैं, ये इधर चलेंगे तो जितनी दूर तक रहेगा ये द्रव अवस्था में रहेगा, इतनी दूर में ये जो अशुद्ध धातु है वो द्रवित अवस्था में होगी, आगे आगे बढ़ेगा, ये द्रवित अवस्था भी आगे बढ़ती जाएगी, पीछे से ठंडा होता जाएगा, ठोस अवस्था में आता जाएगा, तो अशुद्धियाँ भी आगे बढ़ती रहेगी। लास्ट में सारी अशुद्धियाँ यहाँ एकत्रित हो जाएगी, इसको काट लिया जाता है, तो ये शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ये विधि होती है मंडल परिष्करण की। अब वाष्प परावस्था परिष्करण, वाष्प परावस्था परिष्करण, इसके द्वारा निकल, जर्मेनियम और टाइटेनियम का शोधन किया जाता है।
क्या करना पड़ता है, इसमें धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित किया जाता है पहले, और फिर उस वाष्पित यौगिक को अलग एकत्रित किया जाता है और फिर उसको विघटित करके धातु प्राप्त की जाती है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, पहले तो वाष्पशील इसमें यौगिक में परिवर्तित किया जाता है और फिर जो वाष्पशील यौगिक है उसको अलग एकत्रित किया जाता है, फिर इस वाष्पशील यौगिक को एक अलग जगह एकत्रित करके और विघटित किया जाता है। यहाँ क्या ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि धातु की ऐसे किसी यौगिक के साथ क्रिया करवाएं ताकि वो वाष्प अवस्था में आ जाए आसानी से। ऐसा कोई अभिक्रमक ढूंढना पड़ेगा, जो अभिक्रिया का वो ढूंढना पड़ेगा जो उसके साथ क्रिया करके धातु वाष्पशील यौगिक बना दे। और दूसरा कि जो धातु वाष्पशील यौगिक है वो बिल्कुल स्थायी नहीं होना चाहिए, उसको हम बाद में अपघटित कर सकें, ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर स्थायी हो गया तो फिर वापस धातु कहाँ मिलेगी। तो इसमें क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, पहले तो ये होना चाहिए कि उपयुक्त अभिक्रियक है उसके साथ धातु, अकेले धातु क्रिया करनी चाहिए, अशुद्धि नहीं करनी चाहिए, वो वाष्पशील यौगिक बनाए, पहला तो ये जरूरी है। दूसरा, फिर जो वाष्पशील यौगिक है वो अपघटित हो जाना चाहिए और वापस शुद्ध अवस्था में धातु को दे देना चाहिए। ये दो बातें होनी चाहिए कि वो अपघटित होकर पुनः धातु बना देना चाहिए, वरना यह नहीं होगा कि अपघटित होकर कुछ और ही बनाए। तो यहाँ पर निकल और जर्मेनियम दो को काम में लिया जाता है, शोधन दो का शोधन किया जाता है। तो निकल का शोधन, निकल के शोधन को माउंट प्रक्रम कहते हैं, माउंट प्रोसेस। बिल्कुल आसान है कि जैसे मान लिया ये इसमें अशुद्ध निकल है, अशुद्ध निकल है, यहाँ से इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे और वो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर जो अशुद्ध निकल है उस निकल के साथ क्रिया करेगा, अशुद्धि के साथ क्रिया नहीं करेगा और यहाँ से NiCO4 के रूप में बाहर निकल जाए। ये वाष्पशील है बस। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक तो यह ये होता है, इसमें जो तापमान होता है वो 330 केल्विन है, ये वाष्पशील है। इसकी वाष्प बन गई, इस वाष्प को यहाँ से निकाल लिया, इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद इसको फिर आगे ज़्यादा तापमान पर लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको गर्म करते हैं। उसके बाद तो निकल वापस प्राप्त हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यहाँ पर यह शुद्ध धातु आ गई, ये अशुद्ध धातु थी, ये निकल अशुद्ध थी, तो अशुद्धियाँ तो यहीं पर रहेगी, अशुद्धियाँ तो यहीं पर रहेगी और निकल ने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके वाष्पशील यौगिक बना लिया, बाहर निकल गई, अशुद्धि पीछे रहेगी, इसको अलग इकट्ठा करके निकल प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए भी ये विधि अपनाते हैं, उसका नाम होता है वॉन आर्कल विधि। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जिरकोनियम को एक निर्वातित पात्र में आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है। ये निर्वात पात्र होता है, इसमें आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है और इस जिरकोनियम आयोडाइड को फिर टंगस्टन पर
टंगस्टन तंतु का या टंगस्टन फिलामेंट के, इसके ऊपर लगभग 1800 केल्विन के आसपास गर्म करते हैं तो जिरकोनियम अलग हो जाता है, प्लस आयोडीन बाहर निकल जाती है। और जिरकोनियम है ये टंगस्टन तंतु के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, ये शोधन हो गया। तो ये विधि होती है वाष्प परावस्था परिष्करण की। इसमें जो धातु है उसको वाष्प अवस्था में लाया जाता है, अशुद्धियों को नहीं लाया जाता, ये बात ध्यान में रखनी होती है। तो इसके द्वारा जो निकल है, जिरकोनियम है, टाइटेनियम है, इनका शोधन कर सकते हैं। अब अंतिम है क्रोमेटोग्राफी। ये आपके पिछली कक्षा में भी आ चुकी है, पूरा उसका डिस्क्राइब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा भी जो है वो शोधन किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी से, और इसमें भी स्तंभ वर्ण लिखी। क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखी के कई प्रकार होते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यानी स्तंभ वर्णलेखी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो कई विधियां होती है, लेकिन यहाँ पर हम केवल स्तंभ वर्णलेखी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का जिक्र करेंगे। और इसमें ऐसे तत्वों का शुद्धिकरण किया जाता है जिनकी मात्रा बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो। तो उनको उस अन्य विधियों से हल नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य विधियों से जब उनको सूक्ष्म मात्रा को जब प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो मात्रा समाप्त हो जाती है, उस विधि में खर्च हो जाती है। लेकिन वर्णलेखिकी में सूक्ष्म मात्रा में अगर कोई तत्व पाया जाता है तो उसका भी शुद्धिकरण किया जा सकता है। ये हो सकता है। और दूसरी एक और इसकी विशेषता होती है कि जो धातु हो या तत्व हो जो भी हो, और उसके साथ जो अशुद्धि है उनके गुणों में भी अंतर ज़्यादा नहीं होता, और फिर भी ये उनको अलग अलग कर देती है। इस कारण ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, और बहुत ही जो सूक्ष्म मात्रा में है तो उसका तो अलग जो प्राप्त करने का तरीका होता है वो वर्णलेखिकी होता है। तो ये तो तत्व और अशुद्धि के गुणों में ज़्यादा भिन्नता नहीं होती, फिर भी इनको अलग किया जा सकता है। क्या करना पड़ता है? बहुत ही आसान सी विधि होती है कि जैसे यह सूक्ष्म मात्रा है, कोई भी तत्व मान सकते हैं, कोई धातु मान सकते हैं जिसकी मात्रा सूक्ष्म हो। इसमें यह मान लिया कि A + B + C है। A है ये तो है तत्व, और B और C ये है अशुद्धि, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में, और इसको भी हमें अलग अलग करना है। तो ये सबसे उपयुक्त विधि इसके लिए क्रोमेटोग्राफी होती है। इसमें क्या क्या होता है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम होता है, ये एक ब्यूरेट टाइप का होता है, ब्यूरेट टाइप का होता है, इसको कॉलम कहेंगे। इसके अंदर एडजॉर्बेंट भर दिया जाता है, अधिशोषक। अधिशोषक अलग अलग हो सकता है, कहीं पर स्टार्च हो सकता है, कहीं पर सिलिका हो सकती है, कोई और अन्य पदार्थ भी हो सकता है। तो अधिशोषक के रूप में या तो SiO2 लेते हैं या स्टार्च लेते हैं, वो देखा जाता है हमें अलग क्या क्या चीज़ करनी है, उस पर निर्भर करता है। तो कोई एक अधिशोषक को हल्का सा गीला करके पेस्ट टाइप बनाकर इसके अंदर भर लिया। अब ये जो पदार्थ है इसको एक विलायक में घोल लिया, इसको निक्षालक कहते हैं। निक्षालक में इसको घोल लिया, और घोलने के बाद इसको इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पर क्या क्या है? A है, B है, C है, प्लस निक्षालक है, ये सारे इसके ऊपर डाल दिए। अब ये धीरे 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 नीचे आएगा। यहाँ पर जो A, B और C में से जो ज़्यादा विलय होगा वो दूर तक चलेगा, जो कम विलय होगा वो नज़दीक रह जाएगा।
तो यहाँ पर इनकी जो अधिशोषण है वो अलग अलग स्थानों पर होगा। ये जो अधिशोषक है वो इन तीनों का अधिशोषण कर लेगा, अपने पास रोक लेगा। तो ये कई दूर तक तो इस निक्षालक के साथ, द्रव के साथ नीचे जाएंगे, लेकिन फिर तीनों की जो गति है, तीनों की जो यहाँ पर इसके अंदर गति है वो भिन्न भिन्न होगी। वो निर्भर करता है कि यहाँ पर इसकी विलेयता कितनी है। तो मान लिया ये एक यहाँ पर आकर रुक जाता है C, दूसरा यहाँ तक आ गया, तीसरा यहाँ तक आ गया। इस तरीके से तीनों अलग अलग हो जाते हैं। तो जो ज़्यादा गुला रहता है वो अंदर तक आगे तक जाता है, जो कम गुला रहता है वो पहले ही अधिशोषित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों अलग अलग हो गए। अब तीनों को अलग करना है। इसके दो तरीके कि या तो इसको निकाल कर, जैसे ये होता है, इसमें से खींचकर बाहर निकाले इस अधिशोषक को, और ये सारा अधिशोषक इस तरीके से आ गया। इसको खींचकर ये बाहर निकाल लिया, क्योंकि पेस्ट टाइप में है, धीरे धीरे खींचे बाहर आ गया। और इसके अंदर मान लिया ये C था, ये B था, ये A था। अगर अधिशोषक सफ़ेद रंग का है, इनका अलग अलग रंग है, तो रंग से पहचान लिया जाता है। वरना फिर एक स्प्रिंग रिएजेंट होता है, फुहारी अभिकर्मक, तो इसके ऊपर स्प्रे करेंगे, तो जहाँ जहाँ ये तीनों रुके हैं, तीनों के अलग अलग बिंदु, अलग अलग रंग प्रदर्शित हो जाएंगे। फिर इसको काट लेंगे अलग, इसको अलग काट लेंगे, इसको अलग काट लेंगे। तो इस थोड़े से पात्र के अंदर A आ गया, थोड़े से में B आ गया, थोड़े से में C आ गया। ये कर सकते हैं। या दूसरी विधि और होती है, दूसरी विधि होती है कि इसके अंदर निक्षालक ज़्यादा मात्रा में डालते जाएं आप। तो ज़्यादा मात्रा में डालते जाएंगे तो ये निक्षालक धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे आएगा तो ये तीनों भी इसी तरीके से, इसी गति से नीचे आते जाएंगे। और धीरे 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 जब आएंगे, इस टोंटी को खोल देंगे और नीचे एक बीकर लगा देंगे। तो सबसे पहले ये A आ जाएगा, इसमें A आ जाएगा। A को, इसको अलग कर लिया, ये A अलग हो गया। उसके बाद फिर B की बारी आ गई, उस B को अलग कर लिया। फिर C की बारी आ गई, उस C को अलग कर लिया। तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये विधि होती है क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जिनकी मात्रा सूक्ष्म होती है, उनका शोधन कर सकते हैं, उनको अशुद्धि के द्वार से अलग कर सकते हैं। तो ये अपना हो गया सारा पूरा का पूरा शोधन का। अब इसमें बच गया एक अंतिम, इनके अनुप्रयोग क्या है। जो धातुओं का शोधन किया है, वो धातुएं तो हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम आती है, किस किस रूप में काम आती है, उनके अनुप्रयोग क्या है। तो अब आगे इनका पढ़ेंगे अनुप्रयोग। अब इस चैप्टर का अंतिम पार्ट कि जो 4 धातुएं हमने मुख्य रूप से पढ़ी है, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर और लोहा, उनके उपयोग क्या क्या है। तो मुख्य उपयोग पढ़ते हैं ऊपर से। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का क्या उपयोग है। तो एल्यूमिनियम का उपयोग सबसे ज़्यादा तो किया जाता है, इसका जो एल्यूमिनियम पन्नी बनाते हैं, बिल्कुल फॉइल बनाते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल, पतला सा कागज़ होता है, जिसको मिठाई के ऊपर भी लगाते हैं कवर के रूप में, या जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके ऊपर रैपर के रूप में लगाते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ होता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके आवरण बनाए जाते हैं, रैपर, ये होता है। दूसरा होता है एल्यूमिनियम अगर पाउडर के रूप में हो तो तब उसका उपयोग पेंट में, रोगन में आदि में लिया जाता है। रंग रोगन जो होता है उनमें पाउडर एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड अगर है तो उनसे धातु निष्कर्षण किया जाता है, एल्यूमिनियम के द्वारा उनका अपचयन किया जाता है। क्रोमियम व मैंगनीज ये होता है। क्रोमियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड का ये अपचयन करता है। क्रोमियम धातु और मैंगनीज धातु प्राप्त हो जाती है।
एल्यूमिनियम जो तार होते हैं उनका सबसे ज़्यादा उपयोग तो विद्युत में होता है, बिजली बनाने में। विद्युत उपकरण होते हैं या तो तांबे का उपयोग करते हैं या फिर एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। विद्युत में किस में, कहीं पर भी हो सकते हैं। जैसे लाइट की फिटिंग है उसमें भी काम में लेते हैं, उपकरण है उसमें भी काम में लेते हैं। तो ये सबसे विद्युत का चालक है इसके कारण, क्योंकि ये विद्युत का चालक है। और एल्यूमिनियम है उससे मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु का मतलब होती है इसको अन्य धातुओं के साथ मिलकर बनाया जाता है और वो हल्की होती है, इस कारण इसका बहुत उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम युक्त मिश्र धातु होती है, ये हल्की होती है, इस कारण ये बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो थे सारी एल्यूमिनियम की। अब कॉपर की क्या विशेषता होगी, कॉपर के क्या गुण होंगे? तांबा, तो तांबे का तो सबसे ज़्यादा विद्युत तार बनाने में होता है, तांबे के तार सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो एल्यूमिनियम और तांबा ये दोनों विद्युत तार बनाने में आते हैं। और तांबा कहाँ प्राप्त किया जाता है? तांबे से ऐसे पाइप बना जाते हैं जहाँ पर जंग लगने की संभावना होती है। तो जैसे जल के संबंधित पाइप है या भाप से संबंधित पाइप है जो बॉयलर में लगते हैं, तो उसमें भी तांबे का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर लोहे में जंग लगने की संभावना होती है वहाँ पर तांबे को काम मिल जाता है। मिश्र धातु बनाने में तो इसका उपयोग होता ही है। और मिश्र धातु में हमारे पास सबसे आसान उदाहरण इसका पित्तल होता है, जो कॉपर के साथ जिंक से होता है, या कांसा होता है जो कॉपर के साथ टिन होता है, यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। एक और होता है इसका तांबे का ही, जो मुद्रा मिश्र धातु होती है, हाँ इंपॉर्टेंट है, इससे सिक्के बनते हैं। ये कॉपर और निकल होता है, तांबे के साथ कुछ निकल की मात्रा होती है, इससे सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, उसको मुद्रा मिश्र धातु भी कहते हैं। अब तीसरा रह गया जिंक का उपयोग, जस्ते का। जस्ते का उपयोग सबसे ज़्यादा तो बैटरी में किया जाता है, जो वाहनों के लिए बैटरी रखी जाती है, इन्वर्टर के लिए बैटरी रखी जाती है, सबसे ज़्यादा उपयोग तो बैटरी में किया जाता है। दूसरा उपयोग ये रहा पित्तल बनाने में। पित्तल में कॉपर का होता है 60% और जिंक का होता है 40%। 60-40 के अनुपात में ये बनती है। इसी प्रकार एक जर्मन सिल्वर होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर और जिंक तो ये है ही, इसके साथ निकल और मिलाया जाता है। इनकी मात्रा तो लगभग 25-30 होती है, बाकी निकल की मात्रा होती है। ये होता है, इतनी मात्रा होती है, लगभग 60, 25, 50, 40 से 50 रह जाती है। और इसके जो पाउडर है जिंक पाउडर, इसका उपयोग भी रंग रोगन और पेंट बनाने में किया जाता है। ये हो गया। अब आगे बारी लोहे की। तो लोहा तो सबसे ज़्यादा काम आता है हमारे दैनिक जीवन में। कहाँ कहाँ काम आएगा? तो और लोहे के भी तो 3 प्रकार पड़े थे, कच्चा लोहा, ढलवां लोहा, पिटवां लोहा। तो कच्चे लोहे का ज़्यादा उपयोग नहीं है कहीं पर भी, ढलवां लोहा और पिटवां लोहा का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो ढलवां लोहे का देखें, कास्ट आयरन इसको कहते हैं। तो इसका उपयोग ज़्यादातर ऐसे होते हैं जहाँ पर लोहे की आवश्यकता होती है, लेकिन जिस पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़े, ज़्यादा झटके नहीं लगे, क्योंकि ढलवां लोहा होता है ये
भंगुर होता है और इस पर अचानक दबाव पड़ता है तो टूटने का डर रहता है। तो जहाँ पर ये इस प्रकार के ज़्यादा दबाव न हो, झटके न लगे, तो उस स्थान पर यह ढलवा लोहा खूब काम करता है। तो यहाँ पर काम आता है स्टोव बनाने में, रेलवे स्लीपर बनाने में, और गटर के जो पाइप है वो धरती में पड़े रहते हैं वो बनाने में। गटर पाइप बनाने में, और इसका उपयोग किया जाता है इस्पात बनाने में भी। इस्पात बनाने में जो उपयोग होता है वो पिटवा लोहे का भी किया जाता है कई बार, और ढलवा लोहे का भी किया जाता है। पिटवा लोहा बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ये तो सारे हो गए ढलवा लोहे के। अब पिटवा लोहे के उपयोग क्या है? पिटवा लोहा कौन सा होता है? पड़ा था पिटवा लोहा। पिटवा लोहा पड़ा था कि उसमें परावर्तनीय भट्टी के अंदर वापस ढलवा लोहे को लिया जाता है और उसके अंदर वो पिटवा लोहा बनता है। उसके अंदर अधिकतर जो मात्रा है अशुद्धियों की वो सारी दूर हो जाती है, यहाँ तक कि कार्बन भी दूर हो जाता है। तो वो एकदम बहुत ही मजबूत हो जाता है और फिर वो पिटवा लोहा है वो भंगुर नहीं रहता। अब उस पर चोट मारेंगे तो फैलता है, आघातवर्धनीय हो जाता है। तो इसका उपयोग जो होता है पिटवा लोहा। इसका जहाँ पर तार जिसमें ज़्यादा वजन खींचने की आवश्यकता होती है, लंगर के तार हैं या तार है, वो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या जहाँ पर बहुत ज़्यादा दबाव जिसको सहन करने की होती है, जैसे वोल्ट है, चेन है, कृषि उपकरण है। इनमें इस पिटवा लोहे का उपयोग किया जाता है। इससे फिर बनती है इस्पात, स्टील। स्टील भी कई प्रकार की हो जाती है। तो एक तो स्टील ऐसी होती है जो मिश्रातु बन जाती है, उसके साथ दूसरी धातु मिला देते हैं तो वो फिर मजबूत हो जाती है, लोहे से भी मजबूत हो जाती है। तो इसका होता है और वो जो भारी भारी वाहन है उनको खींचने के लिए रस्से बनाने में, हवाई जहाज के हिस्से बनाने में, कटाई के जो औजार है वो बनाने में, तो इस तरीके से कई जगह काम में लिया जाता है। तो हवाई जहाज में कटाई के औजार, आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। स्टील भी तो बताया था आपको कई प्रकार के होते हैं। तो ये जो सब मिश्रत है ये सारे के सारे जो काम में लिए जाते हैं, इसमें जो ये मिश्रत होती है यहाँ पर निकल मिलाई जाती है। तो यहाँ पर जो इस्पात है इसके साथ निकल मिलाया होता है, स्टील के अंदर निकल। एक होता है स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील से बर्तन भी बनते हैं, साइकिल बनती है, बर्तन बनते हैं, कोई स्वचालित वाहन बनते हैं। ये इसमें आते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आज चैप्टर पूरा हो गया। अब इसमें जितने भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, न्यूमेरिकल कोई इसमें है नहीं क्योंकि ये तो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है सारा का सारा। तो ये आपका छठा चैप्टर पूरा हो गया, जिसमें धातु क्रम की हमने शुरुआत से लेकर और उनके उपयोग तक का पढ़ लिया। तो हर एक में क्या क्या विधि अपनानी है, किस में क्या विशेषता है और कब किसका उपयोग करना है, ये सारी बातें हमने बारी बारी पढ़ी है। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे।